हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे प्रक्षेप्य गति। तो आप लोगों ने बोला था प्रक्षेप्य गति क्या होती है कि यदि हम किसी कण को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से कुछ कोण बनाकर फेंकते हैं तो कण की यह गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। आप लोगों ने बोला था कि यह प्रक्षेप्य गति के दौरान कण एक तल पर वक्राकार पथ पर गति करता है, अर्थात यह कण की प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है। लेकिन साथ साथ एक और चीज अपन ने बोली थी कि गति के दौरान इस कण में उत्पन्न त्वरण क्या रहता है? समान रहता है, क्योंकि अपन यहां ये मान के चलते हैं कि जब कण को हमने गुरुत्वीय क्षेत्र में फेंका है, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते फेंका है, तो इस कण की इस गति के दौरान कण पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है। पृथ्वी की सतह के आसपास इन सभी बिंदुओं पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या माना जाता है? एक समान माना जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इस गति के दौरान वस्तु में उत्पन्न त्वरण, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? गुरुत्वीय बल की वजह से उत्पन्न हो रहा है। वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण क्या रहता है? नियत रहता है। तो यह प्रक्षेप्य गति एक नियत तल पर वक्राकार पथ पर गति है। साथ ही साथ गति के दौरान त्वरण नियत है, अर्थात प्रक्षेप्य गति नियत त्वरण से क्या है? द्विविमीय गति। इस नियत त्वरण से द्विविमीय गति को आपने क्या किया था? वियोजित कर दिया था, तोड़ दिया था। दो लंबवत एक विमीय गति में एक विमीय गति ली थी क्षैतिज दिशा में और एक विमीय गति ली थी ऊर्ध्वाधर दिशा में। आपको याद आता हो तो आपने बोला था कि क्षैतिज दिशा वाली जो गति है वह एक समान गति है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या रहेगा? शून्य। तो क्षैतिज दिशा वाली जो गति है वह एक समान गति है और ऊर्ध्वाधर दिशा वाली जो गति है वो एक समान त्वरित गति है। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने कण को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंका था, तो आपने कहा था कि गति के दौरान इस पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है। तो जब आपने प्रारंभिक वेग और त्वरण का घटक लिया तो प्रारंभिक वेग का x दिशा में घटक कितना है? u cos थीटा। क्षैतिज दिशा में घटक कितना है? u cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक कितना है? u sin थीटा। मींस अगर मैं क्षैतिज के हिसाब से बात करूं तो प्रारंभिक में वेग कितना है? u cos थीटा, अर्थात शुरुआत में क्षैतिज दिशा में वेग कितना दिया गया? u cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना दिया गया? u sin थीटा। लेकिन जब हम इस त्वरण के घटक लेते हैं तो चूंकि गति के दौरान कण पर केवल गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। आप लोगों ने बोला कि पृथ्वी की सतह के निकट जब कण गति करता है, अर्थात कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इन सभी बिंदुओं पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल नियत है। और जब पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल नियत है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, वह क्या होगा? नियत होगा। तो यह प्रक्षेप्य गति नियत त्वरण से द्विविमीय गति है। तो आपने इस नियत त्वरण से द्विविमीय गति को वियोजित किया दो लंबवत एक विमीय गतियों में, एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो क्षैतिज दिशा की बात करेंगे तो प्रारंभिक वेग u cos थीटा, तो क्षैतिज दिशा में आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? u cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? u sin थीटा। लेकिन जब हमने त्वरण के घटक लिए तो x दिशा में, क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य आया और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण g के बराबर ही आ गया। तो जब क्षैतिज दिशा की बात की तो त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य होने का मतलब वेग में परिवर्तन की दर नियत है, अर्थात क्षैतिज दिशा में तो वेग नियत होगा। लेकिन जब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात की तो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण g है किधर की तरफ? नीचे की तरफ। प्रारंभिक वेग किधर है? ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे ये कण प्रक्षेप्य गति वाला कण ऊपर जाता जाएगा, y दिशा वाला वेग घटता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा में वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा में वेग क्या होगा भैया? शून्य होगा।
तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रक्षेप्य गति में भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, अलग अलग स्थितियों में हम कण के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, विस्थापन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो सबसे पहली वाली प्रक्षेप्य गति ले रहे हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं, प्रक्षेप्य गति में हम सबसे पहला एग्जाम्पल जो ले रहे हैं उसमें यह मान के चलते हैं कि कण को जिस बिंदु से मैंने फेंका बोले तो प्रक्षेपण बिंदु, तो प्रक्षेपण बिंदु से अगर मैं एक क्षैतिज तल खींच दूं तो यहां पर अपन ये मान के चले कि जिस बिंदु से आपने इसको फेंका था बोले तो प्रक्षेपण बिंदु से फेंका था, कण प्रक्षेप्य गति करता हुआ उसी तल पर आकर गिरता है। मींस यहां पर अपन ये मान के चल रहे हैं कि कण प्रक्षेप्य गति करने के बाद उसी क्षैतिज तल पर आकर गिरेगा जो क्षैतिज तल प्रक्षेपण बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो अपन ने यूं माना कि ये यहां से फेंका तो ये क्षैतिज तल हो गया, तो कण यहीं पर आके गिर रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो मैं फेंक यहां से रहा हूं और ये नीचे जमीन पर जाके गिरता है, तो अपन यूं मान के चले कि मैं भी जमीन पर बैठ गया और जमीन से फेंका और जमीन पर ही आके गिरा। मींस प्रक्षेपण बिंदु और जिस बिंदु पर आकर वो गिरता है उसके लिए क्षैतिज तल क्या है, समान है, उसके लिए क्षैतिज तल समान है। तो इसके अंदर पहला केस अपन पढ़ते हैं कि जब कण को जमीन से क्षैतिज से ऊपर की ओर थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाए। तो अपन अलग अलग परिस्थितियों में प्रक्षेप्य गति देखेंगे, लेकिन प्रक्षेप्य गति चाहे कैसी भी होगी, या नियत त्वरण से द्विविमीय गति होगी, और नियत त्वरण से द्विविमीय गति होगी तो हम उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको दो एक विमीय गतियों से मिलकर बना लेंगे, एक क्षैतिज दिशा और एक ऊर्ध्वाधर दिशा। क्षैतिज दिशा वाली गति एक समान गति होगी और ऊर्ध्वाधर दिशा वाली गति एक समान त्वरित गति होगी। तो यहां पर मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि मैंने क्या करा, इस कण को फेंका, जमीन से फेंका और ये वापस जमीन पर ही आकर गिरा। मींस प्रक्षेपण बिंदु और जिस बिंदु पर आकर वो गिर रहा है दोनों के लिए क्षैतिज तल क्या है, समान। तो मैंने इसको u वेग से फेंका था, प्रक्षेपण बिंदु O बोल देता हूं, तो u प्रक्षेपण वेग हो गया। क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका था तो ये प्रक्षेपण कोण हो गया। पूरी गति के दौरान कण में उत्पन्न त्वरण क्या रहेगा, समान, और वो किधर की तरफ रहेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसकी गति के दौरान इस पर केवल एक गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो जब मैंने इस त्वरण के घटक लिए तो क्षैतिज दिशा में घटक कितना है, 0, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक चूंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो पूरा का पूरा ही आ गया, लेकिन किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ। प्रारंभिक वेग का घटक लिया क्षैतिज दिशा में तो u cos थीटा आया, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक लिया तो क्या आया, u sin थीटा। मैं कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रक्षेप्य गति, यह प्रक्षेप्य गति, इस एक विमीय गति u cos थीटा और इस एक विमीय गति u sin थीटा का मिश्रण है। लेकिन इस वाली गति के दौरान त्वरण 0 है, कि जब क्षैतिज दिशा की बात करेंगे त्वरण 0 होगा। तो क्षैतिज दिशा में आप कहीं पर भी चल जाए, प्रारंभिक वेग t समय पश्चात वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे तो चूंकि प्रारंभिक वेग ऊपर है, त्वरण नीचे है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तो क्या होता जाएगा, इसका वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वेग 0 होगा और उसके पश्चात नीचे आएगा। तो u cos थीटा इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, u sin थीटा इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, y डायरेक्शन वाला वेग कम होता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर जाकर परिणामी वेग कितना, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर y दिशा वाला वेग 0 हो जाएगा, लेकिन परिणामी वेग 0 नहीं होगा। परिणामी वेग
एक्स दिशा वाले वेग के बराबर होगा और वो कितना होगा, यू कॉस थीटा। कितना होगा, यू कॉस थीटा। तो अब हम बात करें जब कण को जमीन से क्षैतिज से ऊपर की ओर थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो अपन क्या करते इस गति के दौरान कुछ चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है कि आप t समय पश्चात जब कण यहां पर पहुंचा तो इसका मैं x दिशा में, ये t समय पश्चात जब कण यहां पर पहुंचा तो माना कि वेग कितना है v, लेकिन इसका जब x दिशा वाला घटक निकालूंगा तो वो कितना आएगा, u cos थीटा आएगा, और y वाला घटक कितना आएगा, u sin थीटा माइनस gt। y वाला घटक तो लगातार घटता जाएगा। तो इस प्रक्षेपीय गति में हम सबसे पहले निकालते हैं कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो मेरे को कण बताना है कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो मुद्दे की बात आती है कि मेरे को कहां से कहां तक का समय बताना है। तो नो डाउट जैसे मैंने इसको फेंका मैं समय गिनना शुरू करूंगा, यहां से समय गिनना शुरू करूंगा और कहां तक गिनूंगा, जब तक ये अधिकतम ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता। तो मेरे को जो समय बताना है वो कहां से कहां तक का बताना है, ओ से लेकर ए तक का। तो ओ से लेकर ए तक का बताना है और ए कहां पर है, अधिकतम ऊंचाई पर है। जैसे ही अधिकतम ऊंचाई आएगी याद आना चाहिए, अरे अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा में वेग शून्य। गौर फरमाना, कुछ दिन पहले तक तो मैं बोलता था कि जैसे अधिकतम ऊंचाई आएगी वेग याद आना चाहिए शून्य, क्योंकि कुछ दिन पहले तक मैं क्या करता था, कण को सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकता था। और जब मैं सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकता था तो भैया लोगों इस वेग का जब मैं x दिशा में घटक निकालूंगा तो वो घटक कितना आएगा, शून्य। क्योंकि जब मैं सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो क्षैतिज दिशा में वेग शून्य है, क्षैतिज दिशा में तो वेग है ही नहीं, तो कण क्षैतिज दिशा में चलेगा ही नहीं और कण ऊपर जाएगा। क्योंकि सारा वेग ऊपर की तरफ है तो इसका y दिशा में घटक क्या आएगा, u का u आएगा। और जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएंगे तो y दिशा में वेग शून्य हो जाएगा और चूंकि x दिशा में तो वेग है ही नहीं तो भैया vx भी कितना होगा, शून्य। तो परिणामी वेग भी कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि परिणामी वेग क्या होगा, vx प्लस vy। या सिंपल सी बात बोलूं, चूंकि x वाला वेग है ही नहीं तो आपको x दिशा में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x दिशा में न तो वेग है और न ही बल है। बल किधर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, तो क्षैतिज दिशा में कोई बल ही नहीं है। तो जब कण को आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये क्षैतिज दिशा में गति ही नहीं करेगा, क्योंकि न तो वेग है न ही बल है। तो ये सीधा सीधा ऊपर जाएगा और सीधा सीधा नीचे आएगा। तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो इसका y दिशा में वेग अर्थात वेग क्या हो जाएगा, शून्य। तो मैं थोड़े दिन पहले तक तो बोलता था कि जैसे अधिकतम ऊंचाई की बात आएगा तो आपको याद आना चाहिए वेग शून्य। लेकिन अब चूंकि प्रक्षेपीय गति पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग नहीं है, क्षैतिज दिशा में भी वेग है। तो ये वाला दिशा वाला वेग तो घटता जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर ये वाला वेग बोले तो y दिशा वाला वेग तो शून्य होगा, लेकिन कुल वेग शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुल वेग जो होगा वो इन दोनों वेगों का सदिश योग होगा। ये वाला वेग घटता जाएगा लेकिन ये वाला वेग तो वो का वही रहेगा। तो जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो भैया लोगों vy तो 0 हो गया, लेकिन परिणामी वेग शून्य नहीं होगा। परिणामी वेग किसके बराबर होगा, x दिशा वाले वेग के बराबर होगा। तो ध्यान रखना, प्रक्षेपीय गति में जब अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे तो वेग तो शून्य होगा, लेकिन कौन सी दिशा वाला वेग शून्य होगा, y दिशा वाला वेग शून्य होगा। प्रारंभिक वेग तो प्रारंभिक बिंदु पर तो वेग कितना है, u sin थीटा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। अंतिम बिंदु A पर वेग शून्य हो गया और मेरे को क्या करना है, O से लेकर A तक का समय बताना है। तो गौर फरमाइएगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का समय मेरे को बताना है। अंतिम बिंदु पर वेग मेरे को पता है, तो जब आपको अंतिम बिंदु पर वेग पता हो, समय निकालना हो, तो अपन गति की कौन सी समीकरण उपयोग करेंगे, पहली, लेकिन वो कौन सी दिशा में, y दिशा में। तो vy इक्वल टू uy
प्लस ए वाई टी, यू वाई तो यू साइन थीटा है, ए वाई किसके बराबर है भैया, जी के बराबर, किधर की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो आपने बोला जब t बराबर कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी का मतलब O से A तक जाने में लगा समय हो गया, तो जब आप O से A पर पहुंच गए तो अंतिम बिंदु पर वेग y दिशा में वेग कितना हो जाएगा, 0, तो 0 बराबर यू वाई कितना है, u sin थीटा, ऊपर की तरफ है तो प्लस, त्वरण कितना है g, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस, और O से A तक जाने का टाइम कितना हो गया t, तो t इक्वल टू कितना हो गया भैया, u sin थीटा अपॉन g। तो ये हुआ कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो अगर आपको याद आता है, क्या याद आता है कि जब मैं कण को सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो जब कण को सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो इसका जो प्रक्षेपण कोण होगा, क्षैतिज से जो कोण होगा वो कितना होगा, 90, थीटा का मान 90 भर दो, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपको याद आता होगा कि जब अपने कण को सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ u वेग से फेंका था, तो आप देखिएगा वहां पर प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा टाइम कितना आया था, u अपॉन जी आया था। तो आप चाहे तो इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर प्रक्षेपण वेग ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होता तो थीटा 90 डिग्री होता, तो प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा टाइम कितना होगा, u अपॉन जी होगा। या अगर मैं वहां के हिसाब से बात करूं और वहां से मैं बोलूं अगर इस कण को u sin थीटा वेग से ऊपर फेंका जाता तो बताओ अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता, तो वहां पर ने फेंका था u से, तो वहां पर आया था अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय u अपॉन जी। यहां आज अपन फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ u sin थीटा से, तो u sin थीटा आ जाएगा भाई, कौन सा वाला वेग आएगा, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। तो आप इसको दोनों तरफ से समझ सकते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो थीटा कितना हो गया, 90, तो जब आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय कितना होगा, u अपॉन जी होगा। या यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको u sin थीटा से फेंकता ऊपर की तरफ, क्योंकि जब मैंने इसको u से फेंका ना तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कितने से फेंका, u sin थीटा से फेंका, तो अगर मैं इसको एक विमेय गति के हिसाब से बात करता और मैं बोलता u sin थीटा से मैं ऊपर फेंकता तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता, u sin थीटा अपॉन जी लगता, क्योंकि यहां u की जगह क्या आ गया, u sin थीटा आ गया। अब अगर आप कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कण द्वारा प्राप्त की अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए मेरे को निकालना क्या है। तो एक बात देखिएगा, कण यहां पर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा है, तो अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए मेरे को आप बताएंगे, मेरे को ये यहां से यहां तक की ये दूरी निकालनी है फर्स्ट, कि मेरे को यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है सेकंड, कि मेरे को यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है थर्ड। तो अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए मेरे को बताइए क्या निकालना है, ये वाली दूरी, ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी निकालनी है। तो आप सिंपल सी बोलेंगे सर हमको ये वाली दूरी निकालनी है, तो मेरे को कण द्वारा प्राप्त की अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, तो ये दूरी निकालनी है। तो थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे, जब कण यहां पर पहुंचा तो y के हिसाब से ऊर्ध्वाधर दिशा के हिसाब से तो कण यहां पर पहुंचा, और जब कण यहां पर पहुंचा तो y दिशा में विस्थापन देखूं तो ये हुआ y दिशा में विस्थापन, ये y दिशा में विस्थापन हो गया। तो अगर मेरे को अधिकतम ऊंचाई निकालनी बोले तो मेरे को ये दूरी निकालनी है, तो पता लगा अरे ये दूरी और ये दूरी बराबर ही तो है, ये दूरी बराबर ही है। तो अगर मैं y दिशा में जो विस्थापन है इसका परिमाण निकाल लूं, कब निकालूं, जब कण कहां पर पहुंच गया, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया। तो जब कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया तो y दिशा में मैं विस्थापन का परिमाण निकाल लूंगा, तो यह परिमाण इस दूरी के बराबर आएगा, बोले तो अधिकतम ऊंचाई के बराबर आएगा। कहने का मतलब अगर मेरे को अधिकतम ऊंचाई बतानी है तो मेरे को क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु तक का y दिशा में विस्थापन बताना है। तो मेरे को ये y दिशा में विस्थापन बताना है,
तो अगर मैं इसको मूल बिंदु लूं तो y दिशा में विस्थापन एक तरह से क्या हो गया इसका y निर्देशांक। तो जब कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा है तो मेरे को क्या बताना है, एक तरह से इसका y निर्देशांक, और यह y निर्देशांक की इस पर्टिकुलर केस में किसके बराबर हो गया, अधिकतम ऊंचाई के बराबर हो गया। तो मेरे को यह बताना है। लेकिन जैसे ही अधिकतम ऊंचाई की बात याद आती है, मेरे को याद आता है अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना है, y दिशा में वेग कितना है, 0 है। तो भैया अंतिम बिंदु पर वेग पता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से तत्काल विस्थापन बताना है, कौन सी दिशा में, y दिशा में। तो भैया लोगों वेग पता है, विस्थापन बताना है, तो कौन सी लगाऊंगा, तीसरी, कौन सी दिशा में लगाऊंगा, y दिशा में। vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। ठीक है, तो पता लगा जब y का मान किसके बराबर है, h के बराबर है, बोले तो y का मान h क्या है, अधिकतम ऊंचाई। तो y की वैल्यू h के बराबर तब आएगी जब कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, क्योंकि y दिशा वाला ये विस्थापन ही इस ऊंचाई के बराबर होगा। तो जब y बराबर h है तो कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया, और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया तो वहां पर वेग कितना हो गया, 0। तो y दिशा में वेग 0 हो गया, तो मान भर दिया। uy का मान कितना है, u sin थीटा होल स्क्वायर। ay का मान कितना है, g, लेकिन किधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और y दिशा में विस्थापन कितना हो गया, h। तो h बराबर, चलो सिंपल सा काम कर दें, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2gh हो गया। तो h बराबर कितना हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हुई कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। अगेन मैं आपको बोलूं कि यदि मैं कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में u वेग से फेंकता, तो जब सारा वेग ही ऊर्ध्वाधर दिशा में होता तो थीटा कितना होता, 90। तो थीटा का मान यहाँ मान भर दो, sin 90 का मान कितना होगा, 1। तो ये आप देखिएगा u स्क्वायर अपॉन g आएगा। तो अगर आपने कभी गलती से पढ़ा था कि जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ u वेग से फेंका गया, तो आप देखिएगा उस टॉपिक में अधिकतम ऊंचाई कितनी थी, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आप पिछले चैप्टर में एक विमेय गति में पढ़कर आए थे कि जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वे सारे सूत्र यहां से प्राप्त हो सकते हैं। बस यहां पर थीटा का मान क्या रख दो, 90। तो थीटा का मान जब 90 रख देंगे तो इसका मतलब एक तरह से यही तो हुआ कि कण को क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए। तो इन सभी सूत्रों में जब थीटा का मान आप 90 रख देंगे तो आपको वे सारे सूत्र प्राप्त हो जाएंगे जो आपने निकाले थे, कब, जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए। तो वहां आप देखिएगा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय u अपॉन g आया था, क्योंकि थीटा का मान 90, sin 90 का मान 1, थीटा का मान 90, sin 90 का मान 1। तो h का मान वहां देखिएगा कितना आया था, u स्क्वायर अपॉन g आया था। तो इसका मतलब आपको क्या पता लग गया, कण को प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। अब अपन एक और चीज निकालते हैं जिसको बोलेंगे अपन उड़ीयन काल, जिसको अपन क्या बोलेंगे, उड़ीयन काल। इसको तो उड़ा दो। तो भैया लोगों थर्ड पॉइंट अपन यहां पर देखते हैं और बात करते हैं उड़ीयन काल। उड़ीयन काल का मतलब कण कितनी देर तक उड़ा, कण कितनी देर तक उड़ने से मतलब क्या है कि कहां से कहां तक का समय बताना है। जैसे मैंने इसको फेंका, प्रक्षेपण बिंदु से समय गिनना शुरू करूंगा। कब तक गिनूंगा, जब तक ये जमीन पर नहीं पहुंच जाता, अर्थात इसकी प्रक्षेपीय गति समाप्त नहीं हो जाती। तो अगर मेरे को उड़ीयन काल बताना है तो मेरे को कहां से कहां तक का समय बताना है, O से लेकर इस B तक पहुंचने में लगा समय मेरे को बताना है। तो भैया लोगों अगर मेरे को उड़ीयन काल बताना है तो मेरे को एक तरह से क्या करना है, O से लेकर B तक पहुंचने में लगा समय बताना है। ठीक है, यहां पर आते आते वेग मर्डर कर दिया। प्रारंभिक वेग तो कितना है u, इसका x दिशा में घटक कितना आएगा u cos थीटा, और y दिशा में घटक कितना आएगा u sin थीटा। तो मेरे को क्या करना है भैया लोगों, उड़ीयन काल बताना है
तो मेरे को कहां से कहां तक का समय बताना है, ओ से लेकर बी तक का समय मेरे को बताना है। तो एक चीज आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जब मैंने कण को यहां से फेंका, मान लीजिए कण यहां पर पहुंच गया, जब कण यहां पर पहुंचा तो वाई दिशा के हिसाब से, ऊर्ध्वाधर दिशा के हिसाब से ये कण का विस्थापन हो गया। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु प्रक्षेपण बिंदु से कण का विस्थापन हो गया। जब कण यहां पर आया तो प्रक्षेपण बिंदु से कण का विस्थापन ये हो गया। तो जैसे जैसे कण ऊपर जाता जा रहा है वाय दिशा में विस्थापन बढ़ता रहता है, लेकिन जब कण एक बार अधिकतम ऊंचाई पर आ गया उसके पश्चात ये आगे जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो मान लीजिए जब कण यहां पर आया तो अब विस्थापन ये हो गया। तो किसका मतलब क्या हुआ, पहले तो लगातार विस्थापन बढ़ता जा रहा था, अब विस्थापन घटने लग गया। क्यों, क्योंकि अब कण नीचे आया और जब कण यहां पर आया तो y के हिसाब से तो यहां पर आया तो विस्थापन और कम हो गया। और जब कण यहां पर आया, बोले तो B पर आया, बोले तो जमीन पर आया, तो y के हिसाब से तो ये वापस O पर आ गया। तो जैसा अपन बोलते भी है y दिशा के हिसाब से बात करें तो कण पहले ऊपर जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक आएगा, फिर वापस जब जमीन पर आया तो एक तरह से वापस कहां पर आ गया, O पर आ गया। इसका मतलब जब कण O से B पर पहुंचा तो मैं y दिशा में विस्थापन बोलूं तो y दिशा में तो विस्थापन कितना हुआ, 0। लेकिन गौर फरमाइएगा O से लेकर B तक में विस्थापन 0 नहीं है, क्योंकि अगर मैं O से B तक की तरफ एक तीर खींचता हूं तो इस तीर की लंबाई 0 नहीं आ रही, तो विस्थापन तो 0 नहीं है। लेकिन अगर आपने O से फेंका और B पर आके गिरा और O और B एक ही क्षैतिज तल पर है, तो जब आप O से लेकर B तक का विस्थापन देखेंगे तो ये विस्थापन कौन सी दिशा में आ रहा है, X दिशा में आ रहा है। तो जब मैं इस विस्थापन का Y दिशा में घटक निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 0। तो जब मेरे को उड़ीयन काल बताना है O से लेकर B तक का, तो मैं बोलूंगा कि O मेरा प्रारंभिक बिंदु, B मेरा अंतिम बिंदु, तो मेरा जो विस्थापन आएगा Y दिशा में वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि जब कण ऐसे चल रहा है तो y के हिसाब से यहां आया, y के हिसाब से यहां आया, y के हिसाब से यहां आया। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है y दिशा में विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन जब वो नीचे आने लगा y दिशा वाला विस्थापन घटता जा रहा है। जब यहां पर आ गया तो एक तरह से तो ऊपर ही आ गया, बोले तो पहले तो ऊपर जा रहा था और फिर वापस नीचे आ गया। तो कण चाहे O से B तक पहुंच गया, विस्थापन तो 0 नहीं है, विस्थापन तो आएगा। ये विस्थापन प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाला तीर विस्थापन कहलाएगा। लेकिन अब की बार सारा का सारा विस्थापन x दिशा में है तो y दिशा में विस्थापन कितना हो गया, 0। तो अगर O मेरा प्रारंभिक और B मेरा अंतिम बिंदु है तो ये बात है कि y दिशा में विस्थापन 0 है। और मेरे को O से लेकर B तक का जाने का टाइम बताना है, तो मेरे को विस्थापन पता है, समय मेरे को ज्ञात करना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का विस्थापन मेरे को पता है, समय मेरे को ज्ञात करना है। तो मैं कौन से समीकरण लगाऊंगा भैया, दूसरी, लेकिन कौन सी दिशा में, y वाली दिशा में। तो y इक्वल टू क्या आएगा, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। तो भैया O से B तक की बात करेंगे तो विस्थापन तो 0 y दिशा में, uy का मान u sin थीटा और टाइम कितना हुआ t डैश, O से B तक जाने का लगा टाइम 1/2 तुम्हारे नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ माइनस और ये टी डैश स्क्वायर। दोनों में से टी डैश कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी डैश। इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो टी डैश 0 है या फिर u sin थीटा माइनस जी टी डैश 0 है। तो यहां से टी डैश बराबर कितना आ गया, सॉरी u sin थीटा माइनस हाफ जी टी डैश 0 है। तो यहां से टी डैश किसके बराबर आ गया, 2u sin थीटा अपॉन g। और अगर आपने थोड़ी सी देर पहले याद किया हो तो प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना आया था, u sin थीटा आया था। तो पता लगा उड़ीयन काल इस t का कितना हो गया, डबल। कहने का मतलब
नीचे से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे तक आने में टाइम लगेगा। तो टी डैश इक्वल टू कितना हो गया 2t या यूं बोलो 2u sin थीटा अपॉन g हो गया। तो भैया लोगों टी डैश की दो वैल्यू आई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, लेकिन ये उड़ीयन काल नहीं होगा क्योंकि ये वाला वह समय है, ये वाला वह समय जब विस्थापन 0 है। गौर फरमाना दो समय पर y दिशा में विस्थापन 0 है। एक तो जब फेंका था तब भी y दिशा में विस्थापन 0 है और जब ये b पर पहुंच गया तब भी y दिशा में विस्थापन 0 है। तो समय के दो मान पर y दिशा में विस्थापन 0 है। तो इनमें से उड़ीयन काल किसको बोलोगे? ये वाला तो वो है जब फेंकना शुरू ही किया था। उड़ीयन काल के लिए तो ये आएगा कि उड़ते 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 कितना टाइम लगा। तो कितना टाइम लगा 2u sin थीटा अपॉन g। तो अपन ने देखा था प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक टाइम कितना लगा था u sin थीटा अपॉन g। तो ये टोटल टाइम इस u sin थीटा अपॉन g का कितना आ रहा है दुगना। दुगना आने का मतलब यहां से यहां तक टाइम t, तो यहां से यहां तक टाइम भी t, तभी जाके टोटल टाइम कितना आएगा 2t। तो जितने समय में यह प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है उतने ही समय में यह अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन पर पहुंचता है। अर्थात जितने समय में यह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा उतने ही समय में अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस उड़ीयन काल को मैं एक और तरह से निकालना पसंद करूंगा, उसके लिए थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा, आप लोगों ने शायद जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका था तब मैंने एक चीज बोली थी, जब कण को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका था तो इस गति के दौरान इसके किसी भी बिंदु से कण दो बार उधर गुजरता है। एक तो ऊपर जाते टाइम पर और एक बार वापस नीचे आते टाइम पर। तो अपन ने एक बात बोली थी कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो प्रक्षेपण ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो कण के किसी बिंदु से ऊपर जाते टाइम पर और उसी बिंदु से नीचे आते टाइम पर वेग का परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होती है। मींस अगर ये ऊपर जाते टाइम पर इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो नीचे आते टाइम पर भी वेग 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन ऊपर जाते टाइम पर वेग की दिशा ऊपर की तरफ और नीचे आते टाइम पर वेग की दिशा नीचे की तरफ होगी। तो जब कोई भी कण गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगा तो किसी बिंदु से ऊपर जाते समय वेग और उसी बिंदु से नीचे आते समय पर वेग का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी। तो मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने इस कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ तो नहीं फेंका, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंका, ठीक है ये बात। लेकिन माना कि इसको क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका तो मैं यूं मान सकता हूं कि मैंने इसको ऊपर की तरफ कितने वेग से फेंका था u sin थीटा से। माना कि चलते चलते यहां पर पहुंचा और जब यहां पर पहुंचा तो इस वेग का y दिशा में जो घटक है मान लीजिए वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड। y के हिसाब से बात करेंगे तो अपन यूं मान के चलेंगे ऊपर जा रहा था और यहां कितना था 5 मीटर पर सेकंड। जब यहां पर पहुंचा y दिशा में वेग कितना हो गया 0 हो गया और जब ये वापस नीचे आया यहां पर आया तो पता लगा क्या पता लगा इसका वेग ये है, y दिशा में वेग ये होगा, ठीक है कि नहीं बात। तो जब ये यहां पर पहुंचा तो y के हिसाब से एक तरह से यहां पर पहुंचा। तो गौर फरमाइएगा ये दोनों पॉइंट आपको अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों अलग अलग दिख रहे हैं? क्योंकि ये x दिशा में गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ साथ x दिशा में गति कर रहा है। लेकिन अगर अपन केवल ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो देखना जब कण यूं जा रहा था ऐसे जा रहा था तो अपन यूं मान के चल रहे थे कि ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था यहां तक पहुंच रहा था। और जब ये नीचे आया तो अपन यूं मान के चलेंगे कि ये सीधा सीधा नीचे आ रहा है। तो जब ये यहां पर पहुंचा तो y के हिसाब से तो यहीं पर आया, बोले तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए y के हिसाब से तो दिशा स्थिति सेम है, तो y के हिसाब से स्थिति सेम है। तो इस पॉइंट पर ये y दिशा में इसी पॉइंट पर ऊपर जा रहा था और इस पॉइंट के लिए y के हिसाब से उसी पॉइंट पर नीचे आ रहा था। तो इसका मतलब इसका y दिशा में वेग अभी भी कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन नीचे की तरफ। आपको ये दो अलग अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसके पास
y दिशा में वेग होने के साथ साथ u cos थीटा भी है, और इस u cos थीटा की वजह से वो यहां से यहां पर पहुंच गया। y के हिसाब से देखते तो ये ऊपर गया और ये वापस यहां पर आया, तो जब ये वापस नीचे आएगा तो इसका वेग का परिमाण कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, जब ये जमीन पर टकराने लगेगा, जब ये जमीन पर टकराने लगेगा तो इसका अगर मैं वेग देखूं, मान लीजिए इसका वेग v डैश है, तो इस v डैश का y वाला घटक कितना होगा, u sin थीटा होगा, क्योंकि y के हिसाब से बात करें तो ये वाला पॉइंट बोले तो o वाला पॉइंट, अरे b एक तरह से कहां पर आ गया, o पर, क्योंकि y के हिसाब से बात करें तो y के हिसाब से बात करें तो एक तरह से o, तो y के हिसाब से बात करें तो सीधा ऊपर गया और वापस सीधा नीचे आया। तो जब ये B पर पहुंचा तो y के हिसाब से एक तरह से O पर पहुंचा, तो जब ये O पर पहुंचा तो इसका जमीन पर टकराने से ठीक पहले वेग उतना ही होगा जितना कि ये जमीन से जब आपने ऊपर फेंका था उस टाइम पर इसका वेग था। बोले तो ये u sin थीटा वेग से जमीन से ऊपर गया था, तो जमीन पर टकराते टाइम पर इसका वेग u sin थीटा ही होगा, लेकिन किधर की तरफ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो जब ये यहां पर टकरा रहा होगा तो x दिशा वाला वेग तो वो u cos थीटा ही होगा, और y दिशा वाला वेग वो होगा जो कि इसका प्रारंभिक वेग था, लेकिन कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं, जब O से लेकर मैं B पर गया तो O पर प्रारंभिक वेग तो कितना था, u sin थीटा ऊपर की तरफ, ये प्रारंभिक वेग था, और जब B पर पहुंचा तो y दिशा वाला वेग कितना है, u sin थीटा ये, लेकिन किधर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, क्योंकि y के हिसाब से जब B पर आप पहुंचे हो तो एक तरह से y के हिसाब से तो आप O पर ही पहुंचे हो, तो O पर जब पहुंचे हो तो जिस वेग से आप O से ऊपर की तरफ जा रहा था उसी वेग से O पर नीचे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब B पर जब आप पहुंचेंगे तो y दिशा में वेग वही होगा जो कि इस O बिंदु पर y दिशा में वेग था। तो भैया लोगों, जब मैं O से B तक की बात करूंगा, O से B तक की बात करूंगा तो प्रारंभिक वेग O प्रारंभिक बिंदु है, तो वेग कितना है, u sin थीटा, और B अंतिम बिंदु है, यहां पर भी वेग कितना है, u sin थीटा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। O से समय गिनना शुरू किया, B तक समय गिना, और ये समय मेरे को निकालना है। अंतिम बिंदु पर वेग मेरे को पता है, समय ज्ञात करना है, कौन सी लगाऊं, कौन सी लगाऊं, पहली लगा दो, Vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy प्लस AYT। Vy का मान कितना है, u sin थीटा, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस, uy का मान कितना है, u sin थीटा, ऊपर की तरफ है तो प्लस, तो अगर नीचे की तरफ है तो माइनस, और समय क्या हो गया, कोरियन का gt डैश इधर ले जाऊं, u sin थीटा, और इस u sin थीटा को भी इधर ले जाऊं, तो u sin थीटा प्लस u sin थीटा क्या बन गया, 2u sin थीटा, तो t डैश इक्वल टू अगेन कितना आया, 2u sin थीटा अपॉन g। तो आप अगेन 2u sin थीटा अपॉन g आ गया, और 2u sin थीटा अपॉन g आ गया, बोले तो u sin थीटा अपॉन g का डबल, u sin थीटा अपॉन g क्या है, u sin थीटा अपॉन g क्या है, कण को प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो पता लगा t डैश 2t आ रहा है, इसका मतलब ये 2t कब होगा, जब ये भी t होगा और यहां से यहां तक भी t होगा। तो जितना समय नीचे से ऊपर तक जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे तक आने में लगता है, लेकिन बस वहां पर जब अपन ने कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका था तो वहां पर कण सीधा ऊपर जाता था, फिर सीधा नीचे आता था, क्यों, क्योंकि वहां पर क्षैतिज दिशा में वेग नहीं था। लेकिन बस यहाँ पर क्या है, कण ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, लेकिन साथ साथ वो क्षैतिज दिशा में आगे भी बढ़ता जा रहा है, किस वजह से, u cos थीटा की वजह से। तो आप इस एक विमीय गति और इस एक विमीय गति को मिक्स कर देते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती है, नियत त्वरण से द्विविमीय गति बन जाती है। ठीक है साहब, क्लियर। तो चलिए आज इतना सही पढ़ते हैं, फिर कल और इसी में अभी और आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।